अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स, ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हमने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखना है। स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ करते हैं फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट से। अब इस लॉ को स्टेट करने के, एक्सप्रेस करने के कई एक अंदाज हैं। आपकी बुक में इसकी जो स्टेटमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ इटर्नल एनर्जी दी गई है। तो बुक के हिसाब से देखें तो हर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पास एक स्टेट वेरिएबल है जिसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसके अलावा एक और इसकी जो स्टेटमेंट हो सकती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, क्योंकि ये लॉ फर्स्ट लॉ बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, लिहाजा आप इसको यूँ भी स्टेट कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो बेसिस की है। इसमें एक चीज़ रिपीट होगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस करता है किसके ऊपर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। और वो लॉ क्या कहता है कि एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये एनर्जी की तमाम फॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल है। मसलन काइनेटिक एनर्जी की जितनी फॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ अप्लाई होगा। इसी तरह से जो काइनेटिक एनर्जी की जितनी भी टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, उनके ऊपर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा। लेकिन जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिर्फ अप्लाई करते हैं हीट एनर्जी के ऊपर, देखो एनर्जी की कई फॉर्म्स हैं, उनमें से एक हीट एनर्जी है। तो जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किसके ऊपर अप्लाई करोगे? हीट एनर्जी के ऊपर अप्लाई करोगे। अब हम उस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एक पार्टिकुलर, एक स्पेसिफिक फॉर्म है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जो सिर्फ डील करती है हीट एनर्जी के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि हीट एनर्जी के ऊपर जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं तो इसको हम क्या देते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। बात आगे बढ़ाते हैं और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जब आप हीट सप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, जिसको हम डेल्टा क्यू से इंडिकेट कर रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने सिस्टम में ऐड की। अब इस एनर्जी के दो हिस्से हो जाएंगे कि ये जो हीट एनर्जी सिस्टम को दी है ये दो कामों में इस्तेमाल हो जाएगी। इस हीट एनर्जी का एक हिस्सा इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज लेके आएगा। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, हर सिस्टम के पास, याद रखिएगा, हर सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी मौजूद होती है। ये अलग बहस है कि किसके पास कम होगी, किसके पास ज़्यादा होगी, लेकिन हर सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी मौजूद होती है। तो जब एक सिस्टम को आप अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हो तो उस हीट एनर्जी का एक पार्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज लेके आता है और जो बाकी पार्ट है उस एनर्जी का वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। और वर्क डन किसके ऊपर होता है? सराउंडिंग्स के ऊपर होता है। सिस्टम को आपने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी, एक हिस्सा इसका इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और बाकी जो हिस्सा पार्ट बच गया सिस्टम ने उस पार्ट को कन्वर्ट किया वर्क डन में और वो वर्क डन परफॉर्म किया गया सराउंडिंग्स के ऊपर, क्योंकि सिस्टम वर्क डन करेगा तो अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर ही करेगा ना। इस केस में आपने सिस्टम को हीट दी है, सिस्टम ने उस हीट का एक हिस्सा वर्क डन में कन्वर्ट किया है, तो सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन परफॉर्म करेगा। इसी बात को मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन जो परफॉर्म हुआ, और डेल्टा क्यू वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो सप्लाई की गई। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझें कि 20 यूनिट्स कोई चीज़ है, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक पार्ट इसका 8 हो जाता है, एक इसका 12 हो जाता है। तो 20 के दो पार्ट्स हो गए, एक 8 और एक 12। तो इन्हीं पार्ट्स को अगर आप वापस ऐड कर दें, कंबाइन कर दें, तो आपको वापस वो 20 मिल जाएगा। यानी एक चीज़ है, उसके जब सेगमेंट्स हुए हैं तो उन सेगमेंट्स को जब ऐड करेंगे तो वो चीज़ आपको वापस ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगी। तो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट थी, उसके दो पार्ट हो गए, एक उसका पार्ट
इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज लाने की में कन्वर्ट हो गया, एक उसका पार्ट जो है वो वर्क डन यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इन दोनों पार्ट्स को जब ऐड करेंगे तो वापस से वो डेल्टा अमाउंट ऑफ क्यू यानी डेल्टा हीट हमें वापस से मिल जाएगी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इम्पोर्टेंस को देखें तो स्टूडेंट इस एक इक्वेशन में जो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर इक्वेशन नज़र आ रही है, इस एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन, एक स्टेट वेरिएबल है। हर सिस्टम के पास स्टेट वेरिएबल इंटरनल एनर्जी यू मौजूद है। दूसरी चीज़ ये हमें बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक पार्टिकुलर एक ख़ास शक्ल है, एक ख़ास फॉर्म है। तो डेफिनेटली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये पॉइंट आउट करेगा, हिंट करेगा टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और तीसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट को भी डिफ़ाइन करता है, और हीट की डेफिनेशन जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है वो क्या कि एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी हीट क्या है, हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट होना, या एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो है वो मूव करके चले जाना है। ट्रांजिशन इसी में से निकला है। तो एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब है कि हीट एनर्जी की वो फॉर्म है जो एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो एनर्जी की उस फॉर्म को हम हीट कहते हैं। हम जानते हैं कि कन्वेक्शन हो, कंडक्शन हो या रेडिएशन हो, इसमें जो हीट एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। तो हीट को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डिफाइन करें तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब जिस बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होती है, जिससे हीट का लॉस होता है, वो हाई टेम्परेचर पे होती है, और जो बॉडी एनर्जी गेन करती है, जो रिसीव करती है, वो लो टेम्परेचर के ऊपर होती है। हॉट बॉडी टू कूल बॉडी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तीसरी चीज़ सब एडिंग एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स साइन कन्वेंशंस, ये खासी इंपॉर्टेंट चीज़ है ख़ास तौर पे न्यूमेरिकल्स के लिए, कि अब आपको पता हो कि क्योंकि स्टेटमेंट में आपको बता दी जाएगी एक चीज़, वहाँ से आपको गेस करना होगा कि डेल्टा क्यू पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव रखना है, डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव लेना है। क्योंकि स्टेटमेंट में आपको हिंट दी जाएगी, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। हिंट से आपने खुद इनके साइन जो है वो निकालने हैं। तो उसका बड़ा एक आसान सा कुलिया है इनके साइंस को याद रखने का, वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो, वर्क डन से बात शुरू करो। इन साइन कन्वेंशंस को याद रखने के लिए बात कहाँ से शुरू करें हम? वर्क डन से शुरू करें। अब आप किस से वर्क डन एक्सपेक्ट करते हैं? मिसाल के तौर पे आपने एक सिस्टम बनाया, आपने एक इंजन बनाया जो कि एक सिस्टम के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उस सिस्टम को, उस इंजन को आपने कुछ हीट दी है तो इंजन को क्या करना चाहिए, सिस्टम को क्या करना चाहिए? वर्क डन करना चाहिए ना। अगर आपका बनाया हुआ सिस्टम वर्क डन परफॉर्म कर रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो यहाँ से हम लिंक कर लेंगे कि हम सराउंडिंग से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो वर्क डन करे, ये काम है सिस्टम का। और इसको आम जिंदगी में से भी आप जोड़ सकते हैं। आप कहते हैं पाकिस्तान के अगर जो गवर्नेंस के हालात बुरे हैं, बैड गवर्नेंस है अगर यहाँ पे, तो उसकी वजह कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके असाइंड जो वर्क है वो परफॉर्म नहीं करते, तभी हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के लिए ये नेगेटिव चीज़ है। लेकिन हम एक सिस्टम से, एक इंस्टीट्यूशन से, एक सिस्टम से एक्सपेक्ट करते हैं वो वर्क डन करे। तो जब वो वर्क डन करेगा तो ये पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ से हम याद रख लेंगे कि भाई जब भी एक सिस्टम वर्क डन करेगा तो हम डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जब सराउंडिंग्स वर्क डन करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने क्यों कहा कि हम डब्ल्यू से, वर्क डन से आगाज़ लें तो हमें बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगी। अब आपको समझ आएगी। इसलिए बच्चे कि वर्क डन अगर आपने सिस्टम से लेना है, वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सिस्टम को वर्क डन करना चाहिए। तो सिस्टम फ्री में तो नहीं करेगा, सिस्टम को आपने अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोवाइड करनी है। तो सिस्टम से वर्क डन लेने के लिए, डेल्टा डब्ल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए आपने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को देनी है। तो जब आप डेल्टा डब्ल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए
डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को देंगे तो ये डेल्टा क्यू भी हम फिर पॉजिटिव लेंगे, यानी जहाँ डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा वहाँ पे डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम से वर्क डन लेने के लिए डेल्टा डब्ल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए हमें डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को देना पड़ेगी। इट मीन्स जब भी सिस्टम को हीट देंगे, हीट सिस्टम में इंटर होगी, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। अदरवाइज जब सिस्टम जो है वो रिलीज करे हीट को तो फिर डेल्टा क्यू की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। इस तरह लास्ट के ऊपर हम डेल्टा यू के बारे में बात कर सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जब डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को देते हैं तो इसका एक पार्ट जो है वो डेल्टा यू में कन्वर्ट हो जाता है और एक पार्ट जो है वो डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी है तो डेल्टा डब्ल्यू आएगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम ने वर्क डन करना है, और डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होगा क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है, या हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा यू के बारे में क्या बात है कि जब डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने दी है तो जो इन सिस्टम की डेल्टा यू है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी, उसके नतीजे में टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो राइज़ करेगा। तो जब टेम्परेचर सिस्टम का राइज़ करेगा तो डेल्टा यू को हम पॉजिटिव लेंगे, और सिस्टम का टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होगा तो डेल्टा यू जब होगा वो नेगेटिव लेंगे। तो आपने देखा कि अगर हम ये बात कर लें कि सिस्टम को क्या करना है, वर्क डन करना है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि उसी का काम है, उसी को करना चाहिए, वर्क डन उसी को परफॉर्म करना चाहिए, तो वो करेगा तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव। यहाँ से हम याद रख लेंगे कि इसका मतलब है हीट फिर देना पड़ेगी, तो फिर हीट भी जब देंगे तो पॉजिटिव, जब हीट देंगे तो डेल्टा यू भी आएगा, तो इसका मतलब है ये सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा तो डेल्टा यू भी इस केस में पॉजिटिव। तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव में आपस में लिंक्ड हैं। तो पॉजिटिव आपको साइन कन्वेंशन याद रहे तो इनको ऑपोजिट करके आप याद रख सकते हैं कि ये कब नेगेटिव होंगे। आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए ये साइन कन्वेंशन आसान हो गए होंगे याद रखना। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिक्र करता है इंटरनल एनर्जी का, तो जहाँ हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करेंगे वहीं पे हम इंटरनल एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक सब्सटेंस जिसे आप स्टडी कर रहे हो यानी आपका सिस्टम, उसमें मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स से एसोसिएटेड जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो प्लस जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम कलेक्टिवली इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। यानी इंटरनल एनर्जी सम है किसका, तमाम काइनेटिक एनर्जीज और तमाम पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है, मिसाल के तौर पे केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर्ड जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी कह सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी की एक फॉर्म है, एक टाइप है। तो ये तमाम तरह की काइनेटिक एनर्जीज और तमाम तरह की पोटेंशियल एनर्जीज जो पार्टिकल्स की हैं उनको ऐड करें तो जो रिजल्ट निकलता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। दूसरी एडिंग इसकी एक्सप्लेनेशन की होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म है पहले आप वो लिखें, उसमें डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी मौजूद है, तो अब उसको एक तरफ हमने कर लेना है, तो डेल्टा डब्ल्यू को दूसरी तरफ ला के सब्सट्रैक्ट कर दें तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। स्टूडेंट्स, अब इस सेकंड इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ से डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी को आप एक नए अंदाज से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर गौर करें तो डेल्टा क्यू वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम को सप्लाई की गई, और डेल्टा डब्ल्यू वो वर्क डन है जो सिस्टम ने परफॉर्म किया सराउंडिंग के ऊपर। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, द डेल्टा क्यू जो कि हीट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सिस्टम को सप्लाई की माइनस क्या, एनर्जी फ्लोइंग आउट ऑफ द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वर्क। यानी डेल्टा क्यू वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो फ्लो कर रही है सिस्टम में आ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और डेल्टा डब्ल्यू वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम से निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन या इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब हमने इंटरनल एनर्जी को एज अ स्टेट फंक्शन डिस्क्राइब करना है। स्टूडेंट्स, तमाम स्टेट फंक्शंस में ये प्रॉपर्टी है कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक सिस्टम है,
उसकी इनिशियल स्टेट और उसकी फाइनल स्टेट। सिस्टम में चेंज आया तो चेंज से पहले वाली जो स्टेट है वो इनिशियल स्टेट कहलाएगी और चेंज के बाद वाली जो स्टेट है वो फाइनल स्टेट कहलाएगी। तो चेंज निकालना हो कैसे निकालेंगे, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो तमाम स्टेट फंक्शंस जो हैं वो इसी तरह से निकाले जाते हैं, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सिस्टम में जो चेंज आया है वो किस तरीके से आया है, किस मेथड से आया है, स्टेट फंक्शन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरे लफ्ज़ों में सिस्टम के अंदर एक चेंज लाने के लिए मल्टीपल पास हो सकते हैं। कोई एक वर्क डन सिस्टम से लेना है तो उसके कई एक पास हो सकते हैं। तो जो स्टेट फंक्शन है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कौन से पाथ को फॉलो किया गया है। स्टेट फंक्शन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर। तो कोई सा भी पाथ फॉलो कर लो, स्टेट फंक्शन के अंदर जो चेंज आना है वो हर पाथ के अंदर सेम आना है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टेट फंक्शन में जो चेंज आ रहा है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि जो पाथ फॉलो हुआ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इंटरनल एनर्जी भी ऐसी ही है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो भी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी में स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी मौजूद है। अब आप थोड़ा सा मैथमेटिकली इसी चीज़ को देख लें। आप एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लें और उसकी दो स्टेट्स ले लें। एक स्टेट ए जो इनिशियल स्टेट है, यहाँ से चेंज आता है और स्टेट ए बदल जाती है स्टेट बी में। अब इनकी इंटरनल एनर्जीज अगर आपने रेफ़र करनी हो तो स्टेट ए के ऊपर जो इंटरनल एनर्जी है उसको आप यू ए बोल दें और स्टेट बी के ऊपर जो इंटरनल एनर्जी है उसको यू बी बोल दें, जो कि फाइनल स्टेट है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगा, फाइनल स्टेट के ऊपर इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कैसे निकला जाएगा, इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। यहाँ पे स्टूडेंट्स यू ए क्या है, यू ए इंटरनल एनर्जी है इनिशियल स्टेट की और यू बी क्या है, वो इंटरनल एनर्जी है फाइनल स्टेट की। तो आपको बताया कि जो आप चेंज निकालते हैं वो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट निकालते हैं। अब जो प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उनकी जहाँ मुख्तलिफ फार्म्स हैं, उन मुख्तलिफ फार्म में से एक फार्म जो है वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो अब इसी चीज़ को हम इन टर्म्स ऑफ साइक्लिक प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जहाँ डेल्टा यू को हमने अलग किया था और लिखा था कि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो वहाँ डेल्टा यू की अब हम वैल्यू पुट कर देते, क्योंकि डेल्टा यू चेंज है फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, यानी यू बी माइनस यू ए। जैसे मैंने कहा कि हम कंडीशन लेंगे साइक्लिक प्रोसेस की। स्टूडेंट्स साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट्स इक्वल होती हैं, याद रखिएगा। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो साइक्लिक इन नेचर है उसमें जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल स्टेट के इक्वल होती है, यानी यू बी इज़ इक्वल टू यू ए। तो जहाँ यू बी लिखा है वो उसको हटा के यू ए लिख सकते हैं, जहाँ यू ए लिखा है उसको हटा के आप यू बी ले सकते हैं, जो मर्ज़ी है आप तरीका अपनाएं, बात एक ही होगी। तो यू बी हटा के हम यू ए लिख लेते हैं, तो बात हो जाएगी यू ए माइनस यू ए इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब एक यू ए प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, फिर रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो बचेगा। और अब की बार आप डेल्टा और डब्ल्यू जो राइट हैंड साइड पे माइनस में मौजूद है, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाएँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू। यहाँ पे हमें एक बात समझ आ गई कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जितनी हम हीट सप्लाई करते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई वर्क डन के अंदर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम आगे फर्दर अप्लाई करें साइक्लिक प्रोसेस को देखते हुए, सामने रखते हुए, तो हमारे पास ये कंडीशन आती है कि साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे बन जाता है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू सिस्टम को दी दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। इसमें डेल्टा यू जो है वो ज़ीरो रहता है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू ज़ीरो है क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो इक्वल है। तो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि साइक्लिक प्रोसेस में
जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, सिस्टम ने जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो सारी की सारी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आप ख़ुद देख लें, प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है कि जितनी आप एनर्जी सिस्टम को दें, जितनी आप हीट एनर्जी सिस्टम को दें, वो तमाम की तमाम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि रियल सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन मौजूद होती है। रियल सिस्टम्स में फ्रिक्शन की वजह से हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो जितना वर्क डन हम एक्सपेक्ट करते हैं, उतना वर्क डन कभी भी नहीं आता। इसकी क्या वजह है? इसका आंसर हमें मिलेगा हीट इंजन को जब हम पढ़ेंगे। इसका आंसर मिलेगा जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक ये जो लिमिटेशन है कि ये आइडियल कंडीशन को कंसिडर करता है साइक्लिक प्रोसेस के केस में, और ये हमें बताता है कि साइक्लिक प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू हीट दी, वो डेल्टा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। ये आइडियल सिस्टम की कंडीशन है। रियल सिस्टम्स में, प्रैक्टिकल सिस्टम्स में डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू का इक्वल नहीं होते। डेल्टा डब्ल्यू हमेशा डेल्टा क्यू से कम होता है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन हो, वो क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।